तो क्या मौजूदा स्थिति में जब राहुल गांधी अमेरिका में है और जिस तरीके से उन्होंने अमेरिका में 20 दिनों के बाद प्रधानमंत्री मोदी को भी पहुंचना है, वहां पर उनका भी भाषण होगा, उससे पहले राहुल गांधी ने भारत के प्रधानमंत्री को लेकर जो एक पूरी व्यू रचना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में पूरी रची है और आने वाले दिनों में जो वाशिंगटन और न्यूयॉर्क है वहां पर भी सभाएं होनी है, वहां पर भी वो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को कटघरे में खड़ा करेंगे और उनके इर्द गिर्द का ताना बाना बुनेंगे। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि राहुल गांधी के निशाने पर सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं। दरअसल नरेंद्र मोदी ने जिस औरे को अंतर्राष्ट्रीय तौर पर खड़ा किया, ध्यान दीजिए तो बहुत ही महीन तरीके से राहुल गांधी ने उसे ही निशाने पर ले लिया और चाहे अनचाहे समूची बीजेपी राहुल गांधी पर टूट पड़ी। लेकिन जो कहा गया, पहले उन शब्दों को जरूर सुन लीजिए, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री को लेकर राहुल गांधी जिन शब्दों और जिन वक्तव्यों का जिक्र कर रहे हैं उसमें लग ऐसा ही रहा है कि दरअसल प्रधानमंत्री की मौजूदा स्थिति शायद एक समझदार या गैर समझदार या फिर नासमझी के पैमाने पर असीम तौर पर बहुत आगे निकल चुकी है और अब इसे संभालना मुश्किल है। यानी प्रधानमंत्री के दौरे के 20 दिनों पहले राहुल गांधी अमेरिका में जिस लकीर को खींच रहे हैं, जरा उससे एक अंदाजा लगाइए कि दरअसल भारत की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा और क्यों यह मास्टर स्ट्रोक राहुल गांधी ने असल तरीके से खेला है। They think maybe they know even more than God. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. I think if you sat Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works. Right? Yes, and God would get confused that what have I created? So these are funny things, but really this is what is going on. We have a group of people, who understand everything. They can speak to scientists and explain science to them. They can, speak to historians and explain history to them. They can explain, warfare to the army, flying to the air force, whatever they want they can, and at the heart of it is mediocrity. That they actually don't understand anything. तो राहुल ने बड़ा पिन पॉइंट अटैक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किया है और जिन बातों का जिक्र उन्होंने साफगोई के साथ वहां पर रखा और ठहाकों के बीच रखा, उसका अंदेशा यह नहीं है कि दरअसल भारत के भीतर में मौजूदा प्रधानमंत्री और उनका गवर्नेंस के तौर तरीके जो हैं वह किस तरीके से कांग्रेस को अच्छे नहीं लगते हैं, राहुल गांधी को अच्छे नहीं लगते हैं। दरअसल उसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो छवि प्रधानमंत्री की तमाम यात्राओं के जरिए गढ़ी गई उसको चकनाचूर करने की है, क्योंकि भारत के भीतर प्रधानमंत्री मोदी के पीछे जो खड़ी भीड़ है वह इस बात को लेकर खुश होती है और अक्सर इन्हीं बातों का जिक्र करती है कि प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं में मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं। तो असल मास्टर स्ट्रोक राजनीतिक तौर पर राहुल गांधी ने जो खेल दिया, अब इनकी उस परतों पर आइए जो भारत की राजनीति को प्रभावित करेगी, क्योंकि लोकतंत्र का सवाल ब्रिटेन में जाकर उठाना और उसके बाद कर्नाटक में बुरी तरह हार हो जाना, और अब सबको पता है कि भारत के भीतर चुनाव की दिशा में हर कदम बढ़ रहे हैं। शुरुआत में 4 राज्य हैं और उसके बाद लोकसभा चुनाव है, 4 बड़े राज्य, और इन तमाम राज्यों के साथ महाराष्ट्र का भी एसिड टेस्ट कहीं होना है। तो इस दौर में एक क्षण के लिए जरा सोचिए, महाराष्ट्र के भीतर ना तो कांग्रेस का कोई संगठन है, ना कांग्रेस के किसी नेता का कोई चेहरा है, जबकि उनके साथ 2 राजनीतिक दल जो खड़े हैं उसमें एक शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की है वह खुद एक चेहरा है, दूसरी तरफ एनसीपी है, शरद पवार, जो अपने चेहरे को राष्ट्रीय तौर पर भुनाने से कतराते नहीं हैं और दिखलाते बतलाते और प्रचार भी करवाते हैं। लेकिन जब एक सर्वे निकल कर आया तो उसने बहुत साफ तौर पर बोला कि बीजेपी के पक्ष में लगभग 33.8% जनता है और जो
शिवसेना टूटकर एकनाथ शिंदे के जरिए निकली, वह लगभग 5.5% से ज्यादा वोट उसके पास है नहीं। दोनों को जोड़ दीजिएगा तो यह तकरीबन 39% बनते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो एनसीपी है, शिवसेना उद्धव ठाकरे की, और कांग्रेस है, इसमें उन दोनों की तुलना में कांग्रेस लगभग 20%, 19.9% है। और तीनों को मिला दीजिएगा, जिसमें एनसीपी 15.3% और शिवसेना उद्धव ठाकरे की 12.5%, तो ये 47.7% हो जाते हैं। अब यहां पर सवाल है कि अगर 8% वोट का अंतर जिस एनडीए और जिस एमवीए के भीतर नजर आ रहा है, और जिस एमवीए के पास फिलहाल वोटर की तादाद लगभग 20% है, जबकि उसने कोई पहल महाराष्ट्र में की ही नहीं है, सारी पहल शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे या शरद पवार कर रहे हैं, तो क्या यह एक ऐसी परिस्थिति धीरे धीरे बनने लगी है जो कांग्रेस को बीजेपी के सामने खड़ा कर रही है और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा करने की स्थिति में ला रही है? क्योंकि तमाम राज्यों को परखें, उससे पहले एक चीज और सोचिए कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जो 48 सीटों को, उसमें से 41 सीट बीजेपी शिवसेना ने जीती थी और इनके पास वोट तकरीबन 51% था, जबकि दूसरी तरफ एनसीपी और कांग्रेस के पास सिर्फ 32% वोट थे और सीट सिर्फ 5 मिली थी, 4 एनसीपी को, 1 कांग्रेस को। अगर यह परिस्थिति इस रूप में धीरे धीरे डेवलप हो रही है तो क्या यह बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है? दूसरी तरफ क्या यह विपक्ष के लिए खतरे की घंटी है कांग्रेस को लेकर? और तीसरी तरफ राहुल गांधी जिस तेजी से, और उनका ग्राफ जो CSDS के सर्वे में नजर आया, उसमें वो तमाम नेता जो नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेते थे वह पिछड़ते हुए दिखाई दिए। उसमें किसी का नाम भी ले सकते हैं, शरद पवार का, ममता बनर्जी का, चंद्रशेखर राव का, केजरीवाल का, नीतीश कुमार का, किसी का भी नाम ले लीजिए। ये सारे नाम जोड़कर भी जब पहुंचने की स्थिति में राहुल गांधी तक नहीं है तो राहुल गांधी सामने खड़े नरेंद्र मोदी के नजर आएंगे। यह पहला सवाल था। दूसरा सवाल इन सब के साथ जुड़ा हुआ है कि एक क्षण के लिए अगर कर्नाटक को आप परखें तो कर्नाटक के भीतर बीजेपी ने एक वक्त में 2019 में जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था उसमें 51% वोट उसे मिले थे, कांग्रेस को सिर्फ 31% वोट मिले थे। लेकिन एक झटके में अगर पिछले विधानसभा के दायरे में आइएगा तो कांग्रेस को लगभग 43% वोट मिले, 42.9%, और दूसरी तरफ बीजेपी को 36% वोट मिले। यह अंतर बहुत साफ बतलाता है, क्योंकि अगर 135 सीट कांग्रेस ने वहां पर जीती, इसको अगर आप लोकसभा में कन्वर्ट कर दें तो लगभग 20 सीटों पर, यानी 26 में से 20 सीटों पर कांग्रेस जीत रही है। और दूसरी तरफ अगर महाराष्ट्र में भी यही परिस्थिति लाकर खड़ा कर दें तो जो 41 सीटें जीती थी 48 में से बीजेपी शिवसेना ने, वह एक झटके में सिंगल डिजिट में आकर खड़ी हो जाएगी। बीजेपी 9 सीट से ज्यादा जीत नहीं पाएगी। सवाल है कि सिर्फ कर्नाटक और महाराष्ट्र को देखें या तमाम राज्यों को अब देखना शुरू किया जाए जहां पर विपक्ष की मौजूदगी है, लेकिन कांग्रेस चूंकि देश भर में फैली हुई है और छत्रप अपने अपने राज्यों में है और लोकसभा चुनाव की दिशा में बढ़ते हुए कदम में चाहे अनचाहे समूची बीजेपी जब कूद पड़ती है राहुल गांधी के किसी भी वक्तव्य को लेकर, तो उसके 2 ही मैसेज होते हैं। पहला मैसेज यह होता है कि दोनों के पक्ष के जो लोग खड़े हैं, जो वोटर खड़ा है, वह दोनों के पक्ष में और इंटैक्ट हो जाएगा और एक साथ आकर खड़ा होगा। दूसरी परिस्थिति बनती है कि नरेंद्र मोदी के पक्ष में कोई नया वोटर तो नहीं आएगा, लेकिन विपक्ष जो बिखरा हुआ था, कुछ ममता के साथ थे, कुछ केजरीवाल के साथ हैं, कुछ नीतीश के साथ, कुछ पवार के साथ, कुछ उद्धव के साथ, कुछ केसीआर के साथ, कोई भी किसी के साथ विपक्ष के बिखरे हुए स्थिति में, वह सब धीरे धीरे मोदी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन वह इंटैक्ट अभी तक नहीं हो रहे थे जो इस दौर में होने लगे हैं। तो क्या अमेरिका में राहुल का दिया गया भाषण या जो वहां पर वह जो अपने मन की बात वहां पर बता रहे हैं और जिस अंदाज में बता रहे हैं और भारत की परिस्थितियों के भीतर उन मुद्दों को भी बहुत बारीकी से उठाकर कह रहे हैं कि इन मुद्दों को छुपाया जाता है और इस पर रेड कारपेट सिंगोल की डाल दी जाती है, रेड कारपेट नई पार्लियामेंट की डाल दी जाती है और इस देश के भीतर एक अजीबोगरीब ड्रामा चलता है।
और वो मुद्दे जो महंगाई से जुड़े हैं, बेरोजगारी से जुड़े हैं, इस देश में महंगी होती शिक्षा से जुड़े हैं, इस देश के भीतर में हेल्थ सिस्टम कितना इलाज कराना कितना मुश्किल हो गया और उसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी कैसे गायब हो गया, उससे भी जुड़े हैं। और फैक्ट तो यह भी है कि 2014 से अगर आप तुलना शुरू कीजिएगा तो एजुकेशन और हेल्थ दो ही ऐसे सेक्टर हैं जो जीडीपी के मुकाबले जो बजट एलोकेशन था वह 2014 की तुलना में 2022-23 में भी आकर कम होता चला गया।